हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटर डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एजुकेशन और उसका क्या रिलेशन है फिलॉसफी के साथ, साइकोलॉजी के साथ, सोशोलॉजी के साथ, एंथ्रोपोलॉजी के साथ, कि हम इन सभी चीज़ों को एजुकेशन में इंक्लूड क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है इन सभी की। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है बीएड के अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में। तो जल्दी से देखते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि कंटेंट फ्री है यार, लाइक करने में क्या जा रहा है आपका। चलो, तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन क्या है कि जब कोई स्टूडेंट या कोई लर्नर सिंगल डिसिप्लिन को पढ़ता है अलग अलग पर्सपेक्टिव से, दृष्टिकोण से और अलग अलग व्यू पॉइंट से। ठीक है, तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हम एक ही चीज़ पढ़ें लेकिन उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि ओवरऑल कहाँ पे प्रॉब्लम है और कहाँ पे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग कैसे कर सकते हैं, और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आए बच्चों में, और हमें पता हो कि एक पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ने का मतलब है वो सभी चीज़ों से कैसे रिलेट करती है। ठीक है, जैसे आजकल क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और एक डिसिप्लिन की बात नहीं है कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, चाहे वो साइंटिफिक प्रॉब्लम हो, चाहे वो सोसाइटी में प्रॉब्लम हो, चाहे वो कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे ओवरऑल कोई भी प्रॉब्लम हो। तो एक ऐसा डिसिप्लिन नहीं है जो कि अकेले उसको टैकल कर सकता है, इसलिए हमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को यूज करना पड़ता है ताकि हम एक प्रॉब्लम को अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझ के उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है कि जेंडर इशू। जेंडर इशू क्या है? एजुकेशन में इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि बच्चों को पता चले कि रियल में इशू क्या है, स्टीरियोटाइप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे इक्वलिटी एंड इक्विटी लाई जा सकती है समाज में। हालांकि हो सकता है उसकी ज़रूरत ना हो कोर्स में, लेकिन कोर्स में वो चीज़ें डाली जाती हैं ताकि एक होलिस्टिक इंडिविजुअल बने जो कि सभी पर्सपेक्टिव से सोच सके। इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग या टीचिंग लर्नर्स को हेल्प करती है ताकि वो कनेक्शंस बना सकें डिफरेंट डिसिप्लिन के साथ और डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया के साथ, कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे रिलेट करता है एक दूसरे से और उसको अप्लाई कर सके, मतलब अपनी नॉलेज को हर एक जगह अप्लाई कर सके और डिफरेंट पर्सपेक्टिव को समझ के वो अपने डिसिप्लिन में, अपने सब्जेक्ट एरिया में उस चीज़ को अप्लाई कर सकें। चलो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? हमारा ही सब्जेक्ट है बीएड या एमएड। तो अब एमएड क्या है? डिसिप्लिन है जिसमें आगे चल के रिसर्च हो सकती है। बीएड भी क्या है? डिसिप्लिन है ना, जिसमें रिसर्च हो सकती है। अब एमएड बीएड में हमें फिलॉसफी पढ़नी पड़ती है, हमें डेमोक्रेसी पढ़नी पड़ती है, हमें सोसाइटी भी पढ़नी पड़ती है, हमें कल्चर, साइकोलॉजी, सभी कुछ पढ़ना पड़ता है। अब इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत इसलिए है ताकि हम बच्चों की अलग अलग नीड को समझ सकें और उनकी जो भी प्रॉब्लम है इन सभी चीज़ों में उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, टीचिंग करना यही नहीं है कि मैंने बस कंटेंट आपको बच्चों तक पहुंचा दिया। टीचिंग का मतलब बहुत ही बड़ा है। टीचिंग का मतलब क्या है? बच्चों को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, मतलब ऑल अराउंड डेवलपमेंट करना, ताकि बच्चे में डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी हों, सोशल वैल्यूज या नॉर्म्स या बिहेवियर भी हों, कल्चर उसका अच्छा हो, कल्चरल बिहेवियर हो, उसकी साइकोलॉजी अच्छे से काम करे, वो साइकोलॉजिकली स्टेबल हो, फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू आए उसमें। तो इसलिए हम सभी चीज़ें पढ़ते हैं। अब यूपीएससी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यूपीएससी बेसिकली तो क्या, एडमिनिस्ट्रेशन करना, मैनेजमेंट करना सभी चीज़ों का, लेकिन यूपीएससी में सब कुछ पूछा जाता है। सोसाइटी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सभी कुछ है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जीके, सब कुछ है ना। अब सब कुछ पढ़ने का मतलब क्या है? ताकि एक इंडिविजुअल की जो भी फुलेस्ट पोटेंशियल है, जो भी उसकी काम करने की क्षमता है, वो अलग अलग दिशा में अगर कोई प्रॉब्लम आए, सपोज कहीं कल्चर की प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर सके, कहीं कास्टिज्म है, कहीं रिलीजन में आपस में फाइट हो रही है, तो वो उन सभी नॉलेज को यूज करके जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढ सके। ठीक है, तो ये होता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच एजुकेशन में। इसीलिए हम ये सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक करके और उसका अलग अलग पर्सपेक्टिव समझ के पढ़ते हैं। ठीक है, ताकि हम अपनी नॉलेज को अलग अलग जगह अप्लाई कर सकें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ एजुकेशन। चलो, अब इंटरडिसिप्लिनरी में क्या है? फिलॉसफी क्या हेल्प करती भाई? ताकि हम आगे देख सकें, एम डिसाइड कर सकें, है ना। साइकोलॉजी एंड पेडागोजी हमें सिखाती है कि हम बच्चों की साइकोलॉजी समझें, उनके अकॉर्डिंग पढ़ाएं। टीचिंग किस पे डिपेंड करती है? टीचिंग और लर्निंग डिपेंड करती है सोशोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव पे, मतलब जो भी सोसाइटी की नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं, जो भी इकोनॉमिकल नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ाते हैं।
ठीक है, नए नए कोर्स आते हैं, नए नए एजुकेशनल फील्ड आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वैसी डिमांड है इंडस्ट्री में। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से क्या होता है, जो ओवरऑल रिसर्च है उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से, दृष्टिकोण से, उसके अलग अलग उपयोग और उसकी अलग अलग फ्यूचर पर्सपेक्टिव हम और ज़्यादा ब्रॉडर वे में कर सकते हैं। ठीक है, आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। चलो देन पढ़ते हैं फिलॉसफी एंड एजुकेशन में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो फिलॉसफी एंड एजुकेशन के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि दोनों ही क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, फिलॉसफी को माना गया है लेम मैन, जो कि चल नहीं सकता लेकिन आपको रास्ता दिखा सकता है। ठीक है, एजुकेशन को क्या माना गया है, ब्लाइंड मैन, जो कि देख नहीं सकता लेकिन चल सकता है। तो फिलॉसफी रास्ता दिखाती है, एम दिखाती है, और एजुकेशन क्या है, उस पर वॉक करता है, चलता है, मतलब दोनों हाथ पकड़ के अपने एम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिलॉसफी और एजुकेशन आपस में बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है, और कई बार एक दूसरे को आपस में ओवरलैप करते हैं। मतलब कहीं पे फिलॉसफी ज़्यादा दिखाई देती है जो कि थ्योरेटिकल साइड है, कहीं पे एजुकेशन दिखाई देता है जो कि एक प्रैक्टिकल साइड है। प्रैक्टिकल इन द सेंस डायनेमिक साइड है जो कि टाइम के साथ चलती है, और एक एक्टिव साइड है मतलब जो कि काम करती है रियलिटी में। क्योंकि फिलॉसफी तो क्या है, एक आइडिया है, एक थ्योरी है। तो देखो, शिक्षा का या एजुकेशन का प्रॉपर मतलब क्या है कि हम एक होल इंडिविजुअल या होलिस्टिक डेवलपमेंट करें बच्चों की, या ओवरऑल डेवलपमेंट करें। ठीक है, और फिलॉसफी से क्या आता है, इंडिविजुअल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, जो भी एजुकेशन के हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं। क्या क्या चीज़ें सोच सकते हैं कि अपने सेल्फ के बारे में जानना, मेटाफिजिक्स फिलॉसफी में होती है कि अपने बारे में जानना, अपना अस्तित्व पहचानना, हमने क्यों जन्म लिया है, हमारे क्या एम है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखना, नॉलेज का सोर्स देखना, उसमें क्वेश्चनिंग करना, मतलब स्केप्टिसिज्म, रीजनिंग करना, शिक्षा में मॉरलिटी या नैतिकता और वैल्यूज भी होना, मूल्य भी होना, ये सभी चीज़ें कौन सिखाता है, ये सभी चीज़ें सिखाता है हमें फिलॉसफी। तो इसलिए फिलॉसफी और एजुकेशन आपस में बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हैं। अब एजुकेशन में हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि ये सभी चीज़ें हमारे अंदर इनकलकेट हो जाए, हमारे अंदर समा जाएं। फिलॉसफी और क्या करती है, दर्शन और क्या करता है, एजुकेशन के एम डिसाइड करता है और कैसे उस रास्ते पे जाना है, उसके लिए रास्ता या डायरेक्शन भी शो करता है। ठीक है, ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत बार देखा गया है कि जो बहुत अच्छे फिलॉसफर थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे एजुकेटर या टीचर भी थे, जैसे कि एरिस्टोटल, प्लाटो, सॉक्रेट, विवेकानंद जी, ये बहुत बड़े फिलॉसफर भी थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे। ठीक है, और इसलिए बहुत ही अच्छे एजुकेटर भी थे। फिलॉसफी करिकुलम को भी डिसाइड करती है, सब्जेक्ट्स कैसे हों, उनमें क्या क्या चीज़ें हों, उनमें कैसे मॉरलिटी, कैसी वैल्यूज सिखाए जाएं, टीचिंग के मेथड्स भी डिसाइड करती हैं, ताकि बच्चों को कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज या व्यापक नॉलेज हो सभी के बारे में। चलो देन पढ़ते हैं एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ या साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। ठीक है, अब साइकोलॉजी एंड एजुकेशन कैसे आपस में रिलेट करते हैं, तो हमें पता है कि साइकोलॉजी ही डिसाइड करती है कि कंटेंट एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चों की कॉग्निटिव एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी किताबों में पिक्चर्स और स्टोरेज मेथड ज़्यादा यूज होता है, तक क्योंकि उन्हें उसमें इंटरेस्ट होता है, पिक्चर देखने में बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, और टीचर हमेशा देखता रहता है कि उनका एनवायरनमेंट कैसा है और उनके एनवायरनमेंट का उनकी साइकोलॉजी पे कैसे अफेक्ट पड़ता है, ताकि टीचर सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चों को हेल्प कर सके और लर्निंग बहुत ही ईजी हो जाए। ठीक है, और हमेशा जो भी कंटेंट है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ही प्रोवाइड होता है। ठीक है, पहले ईजी चीज़ें फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ें, ताकि समझने में हमें आसानी हो जाए। तो जो भी एजुकेशन में चीज़ें हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हमेशा गाइड करते हैं या गाइडिंग फैक्टर हैं। ग्रुप एक्टिविटी कराना, तो इसके पीछे भी साइकोलॉजी है। लर्निंग बाय डूइंग कराना, एक्सपीरियंशियल मोड कराना, इसके पीछे भी साइकोलॉजी है। क्योंकि जब हम एक्सपीरियंशियल मोड से लर्निंग करते हैं तो हमें चीज़ें सबसे ज़्यादा समझ में आती हैं। जो भी टीचिंग एड्स हैं उसके पीछे भी साइकोलॉजी है ना। टीचिंग एड अच्छे से यूज होती है तो हमें चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। मतलब कोई पिक्चर्स दिखाना, कोई वीडियो दिखाना, कोई साउंड सुनवाना, ये सभी चीज़ें किस में आती हैं, टीचिंग एड्स में आती हैं। टीचिंग मॉडल्स भी डिपेंड करते हैं उनकी साइकोलॉजी पे, और जो भी टीचिंग मेथडोलॉजी है उसका भी साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है। डिलीवरी मेथड भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे बेस हैं। जो भी टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं ये सभी किस पे बेस हैं,
साइकोलॉजी पे बेस हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना भी किस पे बेस है, ये भी मनोविज्ञान या साइकोलॉजी पे बेस है, ताकि हम सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें, ताकि बच्चों को सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएं। और जब कोई भी बच्चा इस वे से पढ़ेगा तो उसको भी पता होगा कि दूसरे की साइकोलॉजी क्या है, उसके अकॉर्डिंग कैसे चीज़ों को प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, तो साइकोलॉजी का और एजुकेशन का ये रिलेशन है। चलो देन आते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र जिसे कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एंथ्रोपोलॉजी है एक साइंटिफिक एंड होलिस्टिक स्टडी, मतलब समग्र या ऑल अराउंड स्टडी किसकी? ह्यूमैनिटी की। सभी पर्सपेक्टिव से ह्यूमैनिटी को स्टडी करना कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, ह्यूमन बायोलॉजी कैसी है, कल्चर कैसा है, सोसाइटी कैसी है और लिंग्विस्टिक कैसी है। ठीक है, और ये क्या स्टडी करता है कि प्रेजेंट में कैसे हैं हम और पास्ट में कैसे थे। तो आर्कियोलॉजी भी एक तरह से एंथ्रोपोलॉजी का ही पार्ट है और आपस में बहुत इंटरकनेक्ट करके पढ़ी जाती है। तो मानव शास्त्र में सभी चीज़ें आ जाती हैं कि मानव ने या ह्यूमन ने कैसे अपने आप को इवॉल्व किया है और किस तरह से उसकी बायोलॉजी ने, उसके कल्चर ने, उसकी सोसाइटी ने, उसकी भाषा ने हेल्प की है। ठीक है, पास्ट में और प्रेजेंट में। आई होप इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो एंथ्रोपोलॉजी में क्या है? ये एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड है एंथ्रोपो, जिसका मतलब है मैन, मैनकाइंड, ह्यूमन या ह्यूमैनिटी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना और ये लोगोस वर्ड से आया है। चलो देन एंथ्रोपोलॉजी और एजुकेशन में क्या रिलेशन है? तो एजुकेशन इंडिविजुअल को हमेशा ऐसा बनाना चाहती है कि वो अपने आप को समझे। जैसा कि सभी फिलोसफर कहते हैं, अपने आप को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सोसाइटी को समझे, उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो। और एडजस्ट कब होगा? जब उसे पता होगा कि सभी चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो जो भी डिस्कवरीज हुई हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, बहुत ज़्यादा हमें असिस्ट किया है कि हम ह्यूमन बींग्स को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझें और एक हमारी होलिस्टिक मैनर में डेवलपमेंट हो, ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो। कुल मिला के आप समझ सकते हो कि एजुकेशन का पर्पज़ क्या है? ऑल अराउंड डेवलपमेंट कराना किसी भी लर्नर की। चलो देन आती है सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी तो स्टडी करती है बिहेवियर और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करती है कि लोगों में कैसे वैल्यू हैं, कैसे नॉर्म्स हैं, कैसे रीति रिवाज या कानून हैं। ठीक है, जब इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें पता रहता है कि कौन सा बिहेवियर नॉर्मल है, कौन सा बिहेवियर एबनॉर्मल है। ये सभी चीज़ें कहाँ से आती हैं? शिक्षा के थ्रू ही हमें पता लगता है और हम सभी चीज़ें टाइम के साथ सीखते रहते हैं। इसको थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में सोचने की कोशिश करना, प्रैक्टिकल सेटिंग में आप देखना कि सभी चीज़ें किस तरह से अप्लाई होती हैं। चलो देन होती है एक लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी हमें मदद करती है कि किस तरह से हमारी भाषा या लैंग्वेज सोसाइटी में रोल प्ले करती है, उसका क्या रोल है। तो लैंग्वेज एंड सोसाइटी हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, जो कि है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो सोसाइटी लैंग्वेज में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और वो हमें डिसाइड करती है, या एक सोशल बिहेवियर का एक फैक्टर है, एक एलिमेंट है। चलो देन आते हैं एजुकेशन एंड सोशोलॉजी। तो सोशोलॉजी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है? स्टडी है ह्यूमन सोशल बिहेवियर्स की, उनके इंटरेक्शन की, उसमें कल्चर्स कैसे हैं, एवरीडे लाइफ कैसी है। या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द साइंस ऑफ फंडामेंटल लॉज ऑफ सोशल बिहेवियर, कि सोशल बिहेवियर कैसे हैं, उनकी फंडामेंटल या मूलभूत नियम कैसे हैं, कानून कैसे हैं, उनमें रिलेशन या रिश्ते कैसे हैं और कैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। इन सभी को कहते हैं, या ये सभी चीज़ें आती हैं सोशोलॉजी के अंदर। सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्यों इंक्लूड किया जाता है? ये इसलिए भी इंक्लूड किया जाता है कि खुद से हमेशा पढ़ना, खुद से चीज़ों को जानना हमेशा आसान नहीं होता है। सोसाइटी में लोग हमें हेल्प करते हैं और वो एक स्कैफोल्डिंग की तरह काम करते हैं। जैसे कि वाइगोट्स्की ने कहा है कि स्कैफोल्डिंग बहुत ही ज़रूरी है हमें आगे बढ़ने के लिए। तो उन्होंने सोसाइटी का रोल बहुत बड़ा माना है और सोशोलॉजी को एजुकेशन के साथ रिलेट करके पढ़ते भी हैं। चलो अब एजुकेशन में हम सोसाइटी को या सोशल प्रॉब्लम्स को या सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पढ़ते क्यों हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम उनकी जड़ पहचान सकें, उनका इशू पहचान सकें, उनको टैकल करना हमारे लिए आसान हो जाए। हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं इसके थ्रू, जैसे जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर इनइक्वालिटी, जैसे बीएड में है ना पूरा सब्जेक्ट ही है, इनक्लूसिव एजुकेशन भी पूरा सब्जेक्ट है, ताकि हमें पता चल सके कि सोसाइटी में रियल में कहाँ पे प्रॉब्लम है। और एक टीचर की हमेशा ड्यूटी बनती है कि वो बच्चों को तो पढ़ाए और दूसरों को भी अवेयर करे, ताकि हम इन सभी चीज़ों को टाइम के साथ ख़त्म कर सकें। ठीक है, कास्टिज्म है, ऑफकोर्स है,
रिलीजन के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो ये टाइम के साथ और अच्छे एजुकेशन के साथ और एक इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन के साथ ही ये सभी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। चलो देन है एमिल डर्कहेम। तो इनको माना जाता है पहला पर्सन जिन्होंने सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को एजुकेशन में इंक्लूड किया था। देखो एक और बात आती है कि ह्यूमन क्या है, सोशल एनिमल है या सामाजिक जानवर है। बेसिकली अगर हम इतने मॉडर्नाइज नहीं होते तो हम भी कहीं गुफा में घूमते रहते, जानवर का शिकार करते रहते। लेकिन टाइम के साथ मॉडर्नाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हम इवॉल्व हुए, हमारी सोसाइटी और कल्चर और ज़्यादा इवॉल्व हुए, हमारी लैंग्वेज और ज़्यादा इवॉल्व हुई और हम एक और ज़्यादा अच्छे तरीके से सोशली बिहेव करना सीख गए। तो सोशोलॉजी या सोशल जो भी पर्सपेक्टिव है वो एजुकेशन में इसलिए भी डाला जाता है कि हम कैसे बिहेव करना है पर्टिकुलर सेटिंग में और सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पढ़ें और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम बिहेव करें। देखो सोसाइटी क्या है, डायनेमिक है, हमेशा चेंज होती रहती है और एजुकेशन भी सोसाइटी के साथ टाइम के साथ चलता रहता है। चलो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और भी चीज़ें गाइड करती हैं, करिकुलम गाइड करती हैं, टीचिंग मेथड्स कैसे हों एजुकेशन में वो भी गाइड करती हैं, डिसिप्लिन कई बार ये भी चीज़ें गाइड होती हैं, बिहेवियर्स कैसे किए जाएं वो भी सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होते हैं, टीचर्स में और बच्चों में कैसे कैरेक्टर्स डेवलप हों वो सभी कैसे डिसाइड होते हैं, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो हुआ ख़त्म। आई होप इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करी होगी और आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अलग अलग पर्सपेक्टिव से जानने में हेल्प मिली होगी। ठीक है, अब सपोज साइंस का पूछ ले तो साइंस को आप कैसे रिलेट कर सकते हो कि एजुकेशन में सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये किसकी वजह से मुमकिन हुआ। ऑफकोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से ही मुमकिन हो पा रहा है कि यूट्यूब है, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं और हम अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में भी। हालांकि अब लॉकडाउन खुल रहा है धीरे धीरे हर एक जगह, लेकिन ये हुआ कैसे? क्योंकि धीरे धीरे साइंस एजुकेशन में जगह बनाई और फिर वो एक ज़रूरी पार्ट बन गया शिक्षा का। तो आई होप कोई अलग पर्सपेक्टिव भी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो प्लीज़ इसको ट्राई करना आंसर करने की, खुद प्रैक्टिकली सोच के। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, क्योंकि लाइक करने के कोई भी पैसे नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।